ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फ्लो चार्ट क्लास 10 का हिस्ट्री का चैप्टर 4 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, इस फ्लो चार्ट में मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स बताने वाली हूँ इस चैप्टर के, और काफी कुछ मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि बेसिकली आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो। तो देखिए, सबसे पहले देखिए द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, किस तरह से ग्लोबल वर्ल्ड पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है ग्लोबल वर्ल्ड के नाम से जाना जाने लगा। और यहाँ पे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट हेडिंग आ रही है वो है ग्लोबल इंटरकनेक्ट। ठीक है, किस तरह से एक देश दूसरे देश से जुड़ गया और सारे देश किस तरह से आप देख सकते हो कि एक दूसरे से जुड़ गए। तो बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन आप कह सकते हो इसका क्रेडिट ट्रांसपोर्टेशन को जाता है, कम्युनिकेशन को जाता है। इसके साथ ही देखिए 19th सेंचुरी जो वर्ल्ड था 1815 से लेकर 1914 किस तरह का चेंजेस यहाँ पे हुए वो आप पढ़ोगे। इसके बाद देखिए इंटर वॉर इकोनॉमी, इंटर वॉर क्योंकि इस चैप्टर में आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर साथ ही ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ोगे, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ोगे और उसमें किस तरह से इकोनॉमी बर्बाद हुई और बाद में किस तरह की रीबिल्डिंग की गई। देखिए जो नेक्स्ट हेडिंग है वो यही है, रीबिल्डिंग का वर्ल्ड इकोनॉमी। जिस तरह की पूरी इकोनॉमी बर्बाद हुई थी उसको किस तरह से रीबिल्ड किया गया वो भी आप पढ़ोगे। इसके बाद आप पढ़ोगे ग्लोबल इंटरकनेक्टनेस जो कि आपकी फर्स्ट हेडिंग थी। इसमें आप पढ़ोगे माइग्रेशन। ठीक है, किस तरह से जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, माइग्रेट करते थे, ट्रेवलर्स थे, ट्रेडर्स थे, प्रीस्ट थे, पिलग्रिम्स ट्रैवल थे। ठीक है, जो होली प्लेसेस को धार्मिक जगहों को देखने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इसके साथ ही देखिए जब भी वो ट्रैवल करते थे बिल्कुल अपनी नॉलेज, अपॉर्चुनिटी, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, काफी ज्यादा तो अपने परसिक्यूशन से बचने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अच्छा, जब भी जाते थे तो बिल्कुल जब भी लोग ट्रैवल करेंगे एक जगह से दूसरी जगह तो वो काफी सारी चीजों को लेके चलते हैं। तो अपने जितने भी वैल्यूज होते थे, स्किल्स होते थे, आइडियाज होते थे, इन्वेंशन होते थे, उसको लेके मूव करते थे। यहाँ तक कि अपने जर्म्स और डिजीजेस को भी लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और इसके साथ ही देखिए सिल्क रूट, तो आप देखिए कहीं पे जाने के लिए एक रास्ते की बहुत जरूरत होती है। तो उस टाइम जो था वो सिल्क रूट काफी फेमस था। ठीक है, सिल्क रूट जो था डिनोट इसकी इंपॉर्टेंस पूरा वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज यहाँ से जाते थे। इंडिया से आपका जो स्पेशली आप देखोगे तो इंडिया से आपके स्पाइसेस जाते थे, कॉटन टेक्सटाइल्स जाते थे, कॉटन जाती थी आपकी। और अगर चाइना से बात की जाए तो आपकी जो चाइनीज पॉटरी होती थी वो जाती थी, आपका सिल्क बहुत ज्यादा जाता था। और वहां से भी वापस यूरोपियन कंट्री से भी यहाँ पे एक्सचेंज में देखा जाए तो काफी गोल्ड और प्रीशियस मेटल्स के सामान यहाँ पे आते थे। ठीक है, प्रीशियस मेटल्स यानी गोल्ड और सिल्वर आया करता था। इसके बाद देखिए फूड ट्रेवल्स, फूड भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता था काफी लॉन्ग डिस्टेंसेज से। इससे भी काफी कल्चरल एक्सचेंज हुआ। देखिए नूडल्स फ्रॉम चाइना ट्रेवल टू वेस्ट टू बिकम स्पैगेटी। ठीक है, जब चाइना से आप देखोगे कि जो नूडल्स है जब वो ट्रेवल किया वेस्ट में तो वो वहां पे स्पैगेटी के नाम से जाने लगे। पोटैटोज, सोया, मेज, ग्राउंड नट, चिलीज, टमाटोज, इस तरह की बाकी फसलें भी एक जगह से दूसरी जगह इंट्रोड्यूस हो गई। इंडिया में भी काफी कुछ ऐसी फसलें जो यहाँ की नेटिव फसलें नहीं है बल्कि दूसरी जगहों से लाई गई हैं। इसके साथ ही देखिए किस तरह से कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड कि जब इतने सारे मार्क लिखने लगे, वाटर बेस होने लगा, स्टार्ट हो गया, तो लोगों ने किस तरह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे अटैक करना भी स्टार्ट किया, डिजीज के थ्रू स्टार्ट किया, फिर ट्रेड सिस्टम भी स्टार्ट कर लिया। तो ये साथ भी आप यहाँ पे काफी कुछ पढ़ोगे जहाँ पे आप रेंडर पेस्ट डिजीज के बारे में पढ़ोगे। आप बहुत सारे पढ़ोगे जब सी रूट डिस्कवर हो गए एशिया और अमेरिका में, किस तरह से कॉलोनाइजेशन हुआ अमेरिका में, स्मॉल पॉक्स के बारे में पढ़ोगे, किस तरह से स्प्रेड किया गया, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हुए, डिजीजेस हुई, जिससे क्राउडेड में जो सिटीज थी वो मजबूर हो गए अपने देशों को छोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ोगे। इसके बाद देखिए वर्ल्ड इकोनॉमी टेकिंग प्लेस, किस तरह से वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी में टेकिंग प्लेस, किस तरह से वो एक अपनी इकोनॉमी को सेटअप करने लगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप पढ़ोगे कॉर्न लॉ के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका 3 मार्क्स का, 1 मार्क का और 5 मार्क्स का भी आता है। तो यहाँ पे कॉर्न लॉ जो था वो पहले इम्पोज किया गया, फिर एबॉलिश किया गया। फूड प्राइसेस में डिक्लाइन हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, एक्सपेंशन हुआ अर्बन सिटीज का, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, फूड डिमांड में इंक्रीजमेंट हुई। और साथ ही देखिए फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ रशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, माइग्रेशन स्टार्ट हो गया यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप पूरा का पूरा यहाँ पे पढ़ोगे। फिर उसके बाद देखिए टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट और इंप्रूवमेंट हुई ट्रांसपोर्टेशन में। और साथ ही देखिए रेफ्रिजरेटर शिप्स सस्ते और क्विकली जगहों पे तुरंत सस्ते दाम पर पहुंचने के लिए रेफ्रिजरेटर शिप्स भी बनाए गए, जहाँ पे जो पेरिशेबल थिंग्स थी, जो खराब होने वाले फूड आइटम्स थे उनको भी स्टोर किया करके रखा जाता था और ताकि वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाए। और इससे काफी ज्यादा प्राइस जो था वो भी सेव हुआ और गरीब लोगों को इस तरह के बैलेंस डाइट खाने को भी मिले। इसके बाद देखिए 19th सेंचुरी में देखा जाए वर्ल्ड में किस तरह के चेंजेस हुए, तो सबसे पहले कॉलोनिज्म हुआ और यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू काफी ज्यादा नीड पड़ने लगी रॉ मटेरियल की, मार्केट की, इसके क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था और इंडस्ट्रीज के लिए तो बिल्कुल रॉ मटेरियल की भी जरूरत पड़ेगी, साथ ही मार्केट की कि जब इंडस्ट्री में जो भी सामान बन रहा है आप उसको कहाँ बेचोगे। ठीक है, उसके बाद देखिए काफी ज्यादा इकोनॉमिक, सोशल, इकोलॉजिकल चेंजेस भी हुए, काफी सारे लोगों की लाइवलीहुड और फ्रीडम को छीन लिया गया।
इस्टेब्लिशमेंट हुई कॉलोनीज कहाँ पे, किसके द्वारा, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, बेल्जियम ने, जर्मनी ने काफी ज्यादा अपनी कॉलोनीज दूसरे दूसरे देशों में स्थापित करी। इसके बाद देखिए रिंडरपेस्ट, ठीक है, रिंडरपेस्ट कह सकते हो कि जो यूरोपियंस थे वो काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड थे अफ्रीका के प्रति, क्योंकि अफ्रीका में काफी ज्यादा रिसोर्सेज थे, लैंड और मिनरल्स के रिसोर्सेज थे, और वहां पे जो लोग थे अफ्रीकन, वो लोग काम करना पसंद नहीं करते थे, किसी के लिए एज अ लेबर, एज अ वर्क का काम करना पसंद नहीं करते थे। जो भी उनके पास रिसोर्सेज थे उसी को यूज करके वो खुश रहते थे। बट यूरोपियंस जो थे वो उनको रिक्रूट करना चाहते थे एज अ लेबर, और इसके वजह से उन्होंने हैवी टैक्सेस उनपे फोर्स कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, इनहेरिटेंस लॉज में चेंजमेंट कर दी, और साथ ही रिंडरपेस्ट जैसी बीमारी को भी वहां पे फैला दिया, जिससे काफी ज्यादा 95% आप देखा जाए तो अफ्रीका के कैटल जो पॉपुलेशन थी वो मारी गई। इसके वजह से काफी ज्यादा लॉस हुआ लाइवलीहुड का और फ्रीडम का, और बाद में अफ्रीकन को एज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एज ए एम्प्लॉय उनको प्लांटेशन में और माइंस में काम पे रखा गया, और साथ ही एज अ स्लेव उन्हें बेचा भी गया बाहर देशों में। इसके बाद देखिए इंडियन इंटरप्रेन्योर अब्रॉड, ठीक है, जो इंडिया के भी काफी ज्यादा जो लोग थे वो भी उभर के आए एज ए एंटरप्रेन्योर अब्रॉड। और इसके बाद देखिए इंडियन ट्रेड में भी आप देखेंगे कि इंडियन जो ट्रेड था वो किस तरह से एक्सेल हुआ। फाइन कॉटन और इंडिगो एक्सपोर्ट्स में टैरिफ और स्टीप कंपटीशन भी फेस किया इंडिया ने। इंडियन मार्केट में फ्लडेड हुआ बाय ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स, कितना सारा सामान बाहर से बन के आता था ब्रिटेन से वो ज्यादा यहाँ पे सामान खरीदा जाता था। इसके बाद देखिए इंटर वॉर इकोनॉमी देख लेते हो, तो इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन, सबसे पहले जो है कि इंडिया में किस तरह से ग्रेट डिप्रेशन के टाइम यानी 1929 से 1930 तक इंडिया की क्या कंडीशन रही, किस तरह से, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वहां पे हो चुका था, उसमें किस तरह की कंडीशन इंडिया की रही। तो ये सारी बहुत ही कह सकते हो आपकी काफी ज्यादा एक ऐसा टाइम था जहाँ पे इंडिया ने काफी ज्यादा चीजों को फेस किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूं, ये आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, ठीक है, हेडिंग, क्योंकि यहाँ पे आपका ग्रेट डिप्रेशन बाद में भी आ रहा है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। तो देखिए इंटर वॉर इकोनॉमी में किस तरह के चेंजेस हुए, क्या सब हेडिंग्स है यहाँ पे। तो सबसे पहले है वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरह से वॉर के टाइम किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो सबसे पहली बात की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो एलाइज और सेंट्रल पावर्स के बीच में हुआ था। एलाइज आपका ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया की, और उसके बाद में इसमें ज्वाइन हुआ था यूएसए भी, और सेंट्रल पावर्स में आपकी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की था। इसके साथ ही इसको फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। और साथ ही देखिए पोस्ट वॉर इकोनॉमी, किस तरह से पोस्ट वॉर रिकवरी की गई, उसको काफी डिफिकल्ट रहा। वो ब्रिटेन पे काफी ज्यादा बोझ हो गया, ह्यूज एक्सटर्नल डेब्ट्स में वो गिर गया, क्योंकि इतना सारा कर्जा उसने पहले ही ले रखा था। इसके बाद देखिए मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, काफी ज्यादा वॉर बूस्टेड यूएस इकोनॉमी, यूएस की जो इकोनॉमी थी वो काफी बूस्ट हुई, काफी ज्यादा चीजों में उसने मास प्रोडक्शन किया था, यानी असेंबली लाइन प्रोडक्शन भी इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो सामानों को प्रोड्यूस कर सके, गुड्स को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर सके। इसके से काफी यूरोपियन बूस्टेड हुआ यूरोपियन रिकवरी। इसके बाद देखिए ग्रेट डिप्रेशन, तो ग्रेट डिप्रेशन 1929 से 1930 का टाइम माना जाता है, जहाँ पे इतना ओवर प्रोडक्शन हो गया जिसकी वजह से कॉस्ट रिड्यूस हो गई, और डिमांड जो थी स्पेशली इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो थी वो काफी कम हो गई। इसके साथ ही विड्रॉल हुआ यूएस लोन्स का, जिसमें काफी ज्यादा कॉलेप्स हो गए मेजर बैंक्स ऑफ यूरोप के और यूरोप में। इसके साथ ही देखिए फॉल हुआ, इनकम में कमी आ गई, ड्रेन ऑफ सेविंग्स हुआ, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट भी स्टार्ट हो गया कंट्री में। इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे इंडिया की कंडीशन देखी जाए तो इंडिया काफी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स जो था वो हाफ हो गया था। वीट प्राइसेस जो थे वो भी काफी ज्यादा बढ़ गए थे, और पीजेंट्स और जो फार्मर्स थे वो काफी ज्यादा उनकी कंडीशन काफी खराब हो गई थी, साथ ही जूट प्रोड्यूसर्स की भी, और पीजेंट्स जो थे उनको उनपे काफी ज्यादा कर्जा भी चल गया था। इसके बाद देखिए रीबिल्डिंग का वर्ल्ड इकोनॉमी में देखा जाए तो सबसे पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पे हुआ, और इसमें भी देखिए एक्सिस पास और एलाइज के बीच में। एक्सिस पास में आपकी जर्मनी, जापान, इटली आता था, और एलाइज में ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर और साथ ही यूएस। इसके बाद देखिए काफी ज्यादा इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हुआ, इकोनॉमिक सोशल डेवस्टेशन हुआ, डोमिनेंस हुआ यूएसए और यूएसएसआर का पूरे वर्ल्ड में। और इसके बाद पोस्ट वॉर सेटलमेंट्स के लिए भी कुछ तरह की प्लानिंग हुई कि किस तरह से पोस्ट वॉर सेटलमेंट्स की जाए, जो भी इन्होंने वॉर से सीखा था। इकोनॉमिक प्रोडक्शन कैन नॉट सस्टेन विदाउट मास कंजप्शन। इसके साथ ही देखिए गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया था फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड लेबर, और साथ ही ब्रिटेन पोस्ट इंस्टीट्यूशंस में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया, स्थापित किया गया, ठीक है। अर्ली पोस्ट ईयर्स में देखा जाए तो यहाँ पे एक टाइम ऐसा था कि स्प्रेड हुआ टेक्नोलॉजी और इंटरप्राइजेस, और इन्वेस्टमेंट हुई कैपिटल की। डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंसी, एक ऐसा टाइम था जहाँ पे एशियन और अफ्रीकन कॉलोनीज पे जहाँ पे बहुत ज्यादा कोलोनाइजेशन पाया जाता था। जैसे ब्रिटेन जैसी कंट्रीज ने यहाँ पे रूल कर रखा था, फ्रांस जैसी कंट्रीज में, तो उससे थोड़ा छुटकारा मिला, ऐसे इंडिपेंडेंट नेशंस के नाम से जाने गए, बट अभी भी काफी इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस रहे। और ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस में काफी शिफ्टेड की गई पॉलिसीज, और यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट हुआ G77 का,
और उसके अंतर्गत नीओ यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को भी बनाया गया। एंड वो एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसके साथ ही देखिए किस तरह से एंड हुआ ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के थ्रू, जितने भी काम थे वो हो गए और बाद में पूरी एक बिगनिंग होने लगी ग्लोबलाइजेशन की। किस तरह से एमएनसीज के थ्रू प्रोडक्शन यूनिट सेटअप होने लगी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, रैपिड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना एंड ब्राजील में। तो आई होप चैप्टर की मेन हेडिंग्स आपको क्लियर हो गई होंगी। So thank you everyone and please like, share, subscribe this channel for more updates.